अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट नथिंग एल्स, सेम वही है, कॉस्ट शीट है। यहाँ पर हम टोटल कॉस्ट का कॉलम दिखाएंगे, प्रॉफिट और लॉस बताएंगे, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फॉर द सेफ साइड अगर एग्जाम में लिखा हो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट की कंप्यूटेशन करनी है, लेकिन साथ ही साथ हमें आउटपुट यूनिट्स गिवन हो, तो आप हमेशा कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लेना, सेफर साइड। कई बार क्या होता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट लिखा होता है, लेकिन एग्जामिनर के पास सॉल्यूशंस में कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम जाता है, तो वो नंबर कट हो सकते हैं। इसलिए आप हमेशा याद रखिए, पहले भी मैंने बताया था कि अगर हमें आउटपुट यूनिट्स गिवन है तो आप हमेशा 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 कॉस्ट पर यूनिट भी कैलकुलेट करेंगे। याद रखिए आप, चाहे कुछ भी लिखा हो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या साथ में लिखा हो कॉस्ट शीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोगों को आप जब भी मैं कोई नया क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेंगे और उसके बाद में फिर रीस्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमें रिक्वायर्ड है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स अगेन नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल परचेजेस है, वेजेस नहीं है, चार्जेबल नहीं, रेंट, पावर, फैक्ट्री हीटिंग, फैक्ट्री इंश्योरेंस, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंसेस, सेल ऑफ वेस्टेज, ऑफिस सैलरी, कमीशन टू ट्रेवलिंग। यहाँ पर लिखा है सेल ऑफ वेस्टेज ऑफ मटेरियल। अगर यहाँ पर लिखा होता सिंपल सेल ऑफ स्क्रैप तो उसे हम फैक्ट्री कॉस्ट निकालते हुए लेस करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वर्ड आ गया सेल ऑफ वेस्टेज ऑफ मटेरियल तो ये हमें मटेरियल में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 5000 रुपीज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 5000 प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल 50,000 प्लस ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 4000 और माइनस सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल वेस्टेज 200। तो ये अमाउंट आ जाएगी हमारी 50,800। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये फर्स्ट पार्ट आ गया हमारा। अब हम सेकंड पार्ट पर आते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए हम लोग इस रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में प्लस करते हैं डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर ये वेजेस पेड टू लेबरर 20,000 और इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2000, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा 72,800। इसमें अब फैक्ट्री ओवरहेड्स आएंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स में रेंट रेट एंड टैक्सेस 5000, पावर 2400, फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटिंग 2000, फैक्ट्री इंश्योरेंस 1000, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंसेस, फैक्ट्री में ही हम एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं। टोटल हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा 83,700। ऑफिस मैनेजमेंट सैलरी, ऑफिस प्रिंटिंग स्टेशनरी। अब इसके बारे में हमें कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो अगर यहाँ लिखा होता है चार्ज टू प्रोडक्शन तो हम लोग यहाँ पर इसको ऐड कर लेते हैं फैक्ट्री कॉस्ट में, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं है तो इसका मतलब हमें इसको यहाँ से इग्नोर करके आगे बढ़ना पड़ेगा।
तो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में हम लोगों को ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP प्लस और ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस करना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस करना होता है। हमें गिवन नहीं है, तो अब हम लोग उसके बाद प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऐड करते हैं, वो भी नहीं है। तो यही हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाएगा, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 4000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 5000, 82,700 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। हमसे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूछा था, तो वो हमारा 82,700 आ जाएगा। इसके बाद ऐड करेंगे नेक्स्ट आइटम। नेक्स्ट हमसे क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में हमारे आ जाएंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 4000 ऐड कर देंगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आ जाएगा। तो इसको हम बोल देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आ जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है ऑफिस मैनेजमेंट सैलरी 4000, ऑफिस प्रिंटिंग स्टेशनरी 200, सैलरी ऑफ सेलमेंस, ये सेलिंग ओवरहेड्स आ जाएंगे हमारे 2000, कमीशन ऑफ ट्रेवलिंग एजेंट अगेन सेलिंग एक्सपेंसेस 1000। तो टोटल हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स 89,900। और अब हमारे पास सेल्स भी गिवन है, तो हम सेल्स को लिखेंगे। क्योंकि हमें प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो प्रॉफिट इसमें बैलेंसिंग फिगर आएगा। बैलेंसिंग फिगर हमारे पास क्या निकल कर आएगा, प्रॉफिट 10,100। तो अगर हमें कॉस्ट ऑफ सेल भी गिवन है या हम कैलकुलेट कर चुके हैं और सेल्स गिवन है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। और अगर हमें प्रॉफिट दिया है तो सेल्स हमारी आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में बेसिक हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी, जिसको हमने लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसमें इंफॉर्मेशन हमसे ज़्यादा पूछी गई है, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि टेक्निकल आ गया हो या कोई नई चीज़ आ गई हो। जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी को यूज़ करना है इंफॉर्मेशन को। क्वेश्चन नंबर 18 में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग परचेजेस, ड्राइंग ऑफिस सैलरी। जब हम लोग ऑफिस में मैप वगैरह या और अलग काम करने के लिए ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा। काउंटिंग हाउस सैलरी ऑफिस ओवरहेड में आएगा। कैरीज ऑन परचेजेस तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में यूज़ हो जाएगा। कैरीज ऑन सेल्स सेलिंग ओवरहेड में आ जाएगा। कैश डिस्काउंट अलाउड, या तो हम इसे इग्नोर करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, या नोट डालकर अगर लेंगे तो सेलिंग ओवरहेड में लेंगे। वेंडर्स अगेन सेलिंग ओवरहेड। रिपेयर ऑफ प्लांट फैक्ट्री ओवरहेड। रेंट रेट्स टैक्सेस फैक्ट्री का लिखा है तो फैक्ट्री ओवरहेड। रेंट रेट एंड टैक्सेस ऑफिस का लिखा है तो ये ऑफिस ओवरहेड में आ जाएगा, सेलिंग ओवरहेड। ट्रेवलिंग अगेन सेलिंग ओवरहेड। प्रोडक्टिव वेजेस डायरेक्ट लेबर। डेप्रीशिएशन फैक्ट्री ओवरहेड। डेप्रीशिएशन ऑन ऑफिस ऑफिस ओवरहेड। डायरेक्टर फीस ऑफिस ओवरहेड। गैस फैक्ट्री ओवरहेड ऑफिस ओवरहेड। जनरल चार्जेस ऑफिस ओवरहेड। मैनेजर सैलरी ऑफिस ओवरहेड।
Out of the 48 working hours in a week, the time devoted by the manager to the factory and office is 40 hours and 8 hours respectively. यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया, मैनेजर की सैलरी के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो मैनेजर हैं वो कितना टाइम डिवोट कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जो मैनेजर की सैलरी होगी वो इस रेशो में डिवाइड हो जाएगी। हम पूरा इसे ऑफिस ओवरहेड में लिखने की बजाय रेशो में डिवाइड कर देंगे, विच विल बी 40:8। Throughout the month, 1 lakh units were produced and sold. There was no opening and closing stock of it. तो इसका मतलब जितनी यूनिट प्रोडक्शन हुई है उतनी यूनिट सेल आउट हुई है, तो हमें कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम भी बनाना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन में 2 कॉलम बनाएंगे, टोटल कॉस्ट का भी और कॉस्ट पर यूनिट का भी। हमें अलग अलग चीज़ें पूछी हैं, ये जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, वर्क ओवरहेड, वर्क कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और टोटल कॉस्ट ऑफ सेल। ये जिस सीक्वेंस में लिखा है उस सीक्वेंस से ये लग रहा है कि ऑफिस ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। ऐसा लग रहा है देखकर, क्योंकि उसी सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और यहाँ पर गैस वाटर चार्जेस ऑफिस के भी हैं, फैक्ट्री के भी हैं, तो इसका मतलब फैक्ट्री के जो गैस चार्जेस हैं वो फैक्ट्री में यूज़ हुए हैं प्रोडक्शन के समय, और जो गैस वाटर चार्जेस हैं वो ऑफिस में यूज़ हुए हैं। तो ये ऑफिस भी सब फैक्ट्री का ही है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 47,000। नाउ हमारे पास आएगा प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल 2,08,000। परचेजेस कर लिया हमने, प्लस कैरीज ऑन परचेजेस, प्लस कैरेज ऑन परचेजेस। कैरेज ऑन परचेजेस इज 8,200 minus closing stock of raw material. Closing stock of raw material is 50,000. So opening plus purchases plus carriage minus closing stock of raw material, ये हमारे पास आ जाएगा raw material consumed 2,13,200 now direct wages productive wages means direct wages 1,40,000। डायरेक्ट वेजेस के बाद में जो हम नेक्स्ट लिखते हैं इसमें वो आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ये ही हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 3,53,200। प्राइम कॉस्ट के बाद में हमारे पास आएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में ड्राइंग ऑफिस सैलरी 9,600, ड्राइंग ऑफिस सैलरी 9,600, रिपेयर आ जाएगा 10,600, रेंट 3,000, ये ऑफिस का है तो ऑफिस में आ जाएगा ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। डेप्रीशिएशन 7,100,
गैस वाटर 1500, मैनेजर की सैलरी के लिए लिखा है कि मैनेजर की सैलरी फैक्ट्री में और ऑफिस में 40 and 8 आवर्स के रेशो में जाएगी। तो जो मैनेजर साहब की सैलरी है वो हमें क्वेश्चन में 12,000 दिया है इंटू 40/48, टोटल 48 आवर्स काम किया है, लेकिन फैक्ट्री से रिलेटेड है 40 आवर्स, तो इस रेशो में डिवाइड हो जाएगा। तो मैनेजर की सैलरी आ जाएगी 10,000। हमें WIP गिवन नहीं है, तो यहाँ पर हमारा फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा 3,95,000। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में हम लोग ऑफिस ओवरहेड लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने मटेरियल कंज्यूम निकाल लिया, प्राइम कॉस्ट निकाल लिया, वर्क ओवरहेड निकाल लिया, वर्क कॉस्ट हो गया, ऑफिस ओवरहेड। तो ऑफिस ओवरहेड मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अगर आप एज्यूम करते हैं ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है तो इसे आप बाद में भी लिख सकते हैं विथ सेलिंग ओवरहेड्स। क्लियरली नोट डालना पड़ेगा। ऑफिस ओवरहेड यहाँ स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या आया था, काउंटिंग हाउस सैलरी 14,000। नेक्स्ट इसके बाद में हमारे पास आया था ये रेंट 1,000, रेंट 1,000 के बाद डेप्रीशिएशन 600, डायरेक्टर्स फी 6,000, गैस ऑफिस का 300, जनरल चार्जेस ऑफिस के 5,000, मैनेजर सैलरी 12,000 इंटू 8/48, या आप 12,000 में से 10,000 लेस करके 2,000 भी लिख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा 4,23,900। इसके बाद हमारा प्लस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स होता है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी यही है। हाँ, ये लिखा हुआ है 1 लाख यूनिट ही प्रोड्यूस हुई है और 1 लाख यूनिट ही सेल हुई है, इसका मतलब कोई फिनिश गुड्स का स्टॉक नहीं है, कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो यही हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हो जाएगा। नाउ सेलिंग ओवरहेड्स में देख लें कोई चीज़ छुड़ना गई हो तो यहाँ तक हमारे पास सब आ गया है। कैरीज ऑन सेल्स 5,100, कैश डिस्काउंट हम लोग एक्सक्लूड कर सकते हैं नोट डालकर कि ये प्योरली एक्सपेंस है जो फाइनेंशियल नेचर का है, इसलिए हम इसे एक्सक्लूड कर रहे हैं। नोट डालना, मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ, आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं नोट डालकर, लेकिन ज़्यादा बेटर है आप इसे एक्सक्लूड कर दीजिए। तो कैश डिस्काउंट हम लोग सेलिंग ओवरहेड मान भी सकते थे, एक्सक्लूड भी कर सकते थे, दोनों ऑप्शन में ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है एक्सक्लूड करना, तो मैंने एक्सक्लूड कर दिया इसे। बैड डेट्स हैं हमारे पास 4,700, रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, फैक्ट्री ऑफिस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 3,100, ट्रेवलर सैलरी
8400। इसके बाद सब कुछ हो गया है हमारा। प्रोडक्टिव वेजेस, डेप्रिसिएशन, डायरेक्टर फीस, गैस, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, जनरल चार्जेस सब कुछ हो गया है। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा हमारे पास 4,45,200। यही इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। यहाँ पर हमें एक इंफॉर्मेशन गिवन है जिसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स WIP, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग, सेल्स, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड। अभी तक हमें सीधा इंफॉर्मेशन थी एब्सोल्यूट फिगर्स में। यहाँ पर हमें बता रखा है कि वो 60% है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का। इट मीन्स हम लोगों को यहाँ पर एब्सोल्यूट फिगर नहीं दिया हुआ है और हमें बताया गया है कि ये 60% है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का। इन्वेंट्रीज एट द एंड ऑफ द ईयर है WIP, फिनिश गुड्स। अदर एक्सपेंसेस में सेलिंग एक्सपेंसेस अगेन एब्सोल्यूट फिगर गिवन नहीं है, सेल का 10% है, और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी सेल का 5% है। हमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट निकालना है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन सभी है, सिंपल इंफॉर्मेशन है, और हमें कैलकुलेट करना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे बताइए? सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मटेरियल इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 3000 दिया है। इसमें हम लोग प्लस करेंगे परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल 1,10,000 प्लस कोई अगर परचेजेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हो, वो क्वेश्चन में नहीं है तो हम माइनस कर देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट द एंड ऑफ द रॉ मटेरियल इज 4,000। 1,09,000 आ जाएगा। अब हमारे पास आएगा डायरेक्ट वेजेस या लेबर। तो डायरेक्ट वेजेस या लेबर ये है 65,000। डायरेक्ट वेजेस के बाद में हमारे पास आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो जनरली क्वेश्चंस में होते हैं, अगर तो लिख लीजिए, नहीं है तो उसे इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ गया। तो 1,09,000 प्लस 65,000 1,74,000। अब हमारे पास नंबर आता है फैक्ट्री ओवरहेड का। यहाँ पर इस क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड हमें एब्सोल्यूट फिगर्स में नहीं दिया है। यहाँ पर हमें बता रखा है फैक्ट्री ओवरहेड है 60% ऑफ लेबर। तो लेबर 65,000 है, इसका 60% निकाल लेते हैं। 65,000 का 60% हो गया 39,000। अब हमें प्लस करना होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 4,000, माइनस करना होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 6,000। तो हमारी वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। तो 1,74,000 प्लस 39 प्लस 4 माइनस 6,000। आप जल्दी से कैलकुलेट करिए, ये आ गया हमारे पास 2,11,000। इस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो वो आ जाएंगे। क्या यहाँ पर लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्रोडक्शन से रिलेटेड है? नहीं, यहाँ पर सेल के ऊपर परसेंटेज है। अगर ये डायरेक्ट वेजेस पर बेस्ड होते या फैक्ट्री कॉस्ट पर बेस्ड होते तो भी हम एज्यूम कर लेते कि ये प्रोडक्शन पर बेस्ड है। तो अब हम फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऑफिस ओवरहेड नहीं लिखेंगे,
और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बन गया हमारा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 7000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 8000, 2,10,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,10,000 प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है 5% सेल का, सेल्स है 2,80,000, सेल्स है 2,80,000, 2,80,000 का 5% 14,000। सेलिंग ओवरहेड्स लेंगे, सेलिंग ओवरहेड है सेल का 10%, 2,80,000 का 10% 28,000। हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स 2,10,000 प्लस 14,000 प्लस 28,000, 2,52,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स हमें गिवन है 2,80,000। बैलेंसिंग फिगर हमारी प्रॉफिट आ जाएगा। जब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ इट मीन्स ये बैलेंसिंग फिगर है। तो 2,80,000 माइनस 2,50,000 28,000 प्रॉफिट आ गया बैलेंसिंग फिगर। तो ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट थी हमारी इस क्वेश्चन में। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है मंथली स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट निकालिए। कोक की और बाय प्रोडक्ट। एक तो मेन प्रोडक्ट इनका कोक है और बाय प्रोडक्ट भी कुछ है। आपका नाम इसमें आ गया ब्यूटीफुल लिमिटेड के नाम से हमें ये कंपनी का नाम दिया हुआ है। इसमें हमने रॉ मटेरियल यूज़ किया है। रॉ मटेरियल कोल 5,000 टन्स 12.5 के हिसाब से। कोक प्रोड्यूस हुआ है, ये हमारा आउटपुट है फिनिश गुड्स से। तार प्रोड्यूस हुआ है, हम कोक बना रहे हैं, तो ये हमारा बाय प्रोडक्ट है। आपको मालूम है बाय प्रोडक्ट क्या होता है? बाय प्रोडक्ट का मीनिंग जो हम मेन प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे बनाते बनाते कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन गया जिसे हम बनाना नहीं चाहते थे लेकिन अपने आप बन गया और उसकी मार्केट में कुछ वैल्यू है। स्क्रैप और बाय प्रोडक्ट में माइनर सा डिफरेंस होता है। स्क्रैप तो बिल्कुल ही कबाड़ हो गया और बाय प्रोडक्ट बिल्कुल कबाड़ नहीं है, वो एक मार्केट में नए नाम से अलग नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब शुगर मिल में हम गन्ने से चीनी बनाते हैं तो उस समय हमारा जो गन्ने का बरूदा बच जाता है उसे मोलासेस बोलते हैं, वो जानवरों के खाने के काम आता है, तो वो एक बाय प्रोडक्ट हो जाता है। बाय प्रोडक्ट हमारी स्क्रैप के जैसा ही है। इसके 2-3 टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं। अब इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से भी लेस कर सकते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट निकालते हुए भी लेस कर सकते हैं, और इसे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अदर इनकम भी ले सकते हैं। तो अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, जो बेस्ट है वो अभी इस क्वेश्चन में कर लेंगे। सल्फेट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड अगेन बाय प्रोडक्ट है। बेंजोल प्रोड्यूस्ड अगेन बाय प्रोडक्ट है। रॉ मटेरियल यूज्ड रॉ मटेरियल। वेजेस डायरेक्ट लेबर। रिपेयर रिन्यूअल्स फैक्ट्री ओवरहेड। सैलरी एंड जनरल चार्जेस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो करते हैं इसको। हमें बात समझ में आ गई, क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रॉ मटेरियल लिखेंगे। कोल यूज्ड हुआ है 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12.5, तो ये हमारा कैलकुलेट होकर आ जाएगा 62,500। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट रॉ मटेरियल अलग से भी दिया हुआ है 3,900। हमें डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है वेजेस पेड
9600, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा 76,000, फैक्ट्री ओवरहेड आएगा। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर हमें दिया हुआ रिपेयर एंड रिन्यूअल्स 39 हो गया 9,000, तो हमारे पास आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, तो हम अगेन इसे प्रोडक्शन से रिलेटेड एज्यूम नहीं कर सकते, तो यही हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हो गई 85,000। फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो ये ही हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद कॉस्ट ऑफ सेल गुड्स सोल्ड हो जाता, लेकिन हम अपनी प्रोडक्शन की कॉस्ट को रिड्यूस कर देंगे बाय प्रोडक्ट, जो हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ बाय प्रोडक्ट है। तो बाय प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या क्या है हमारे पास, माइनस कर देते हैं। सबसे पहले है तार। तार है 200 मल्टीप्लाई बाय 48। इसके बाद हमारे पास है सल्फेट। सल्फेट है 50 इंटू 180, और बेंजोल 48 इंटू 75। इन तीनों को रिड्यूस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें ऐड करेंगे सैलरी 5,000, आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें सेल्स हमें गिवन है, कोक प्रोड्यूस्ड 3,500 इंटू 25, सेल्स से लिख देंगे, तो प्रॉफिट हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो तार है हमारा 200 इंटू 48 9600, सल्फेट है 50 इंटू 180 9,000, बेंजोल है 48 इंटू 75 3600। ये तीनों चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी 85,000 में से। 62,800 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, इसमें सैलरी ऐड हो जाएगी। 67,800 हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स, और सेलिंग प्राइस कोल का है 87,500। 87,500 हमारा सेल्स है, तो हमारे पास 67,800 कॉस्ट और सेल को डिफरेंस को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा 19,700। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जो ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं। 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर हमसे बोला है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट निकालिए शोइंग द टोटल कॉस्ट पर टन। तो हमें हर एक समय टोटल पर यूनिट कॉलम नहीं बनाएंगे और लास्ट में एक साथ आउटपुट से डिवाइड कर देंगे टू फाइंड आउट कॉस्ट पर टन। ये क्वेश्चन मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद आप इसको अपने आप रजिस्टर पर वीडियो पॉज करके करेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन में से इसे चेक करेंगे। ठीक है, मैं आपको पहले डिस्कस कर रहा हूँ एक एक आइटम इसमें, और करना ये आपको अपने आप ही है। रॉ मटेरियल आपको पता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में आता है। प्रोडक्टिव वेजेस डायरेक्ट वेजेस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट का पार्ट बन जाता है, ये भी प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, ये भी प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। अनप्रोडक्टिव वेजेस मतलब वेजेस हमने दी तो है लेकिन प्रोडक्शन नहीं हुई है, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। डायरेक्ट लेबर नहीं है, इनडायरेक्ट लेबर है।
फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री हीटिंग, फैक्ट्री ओवरहेड, मोटी पावर यूज होता है फैक्ट्री में, होलेज, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड है। होलेज का मतलब हम फैक्ट्री में एक जगह से दूसरी जगह माल को शिफ्ट करने में, ट्रांसफर करने में जो खर्चा करते हैं। छोटी रेलवे लाइन बना देते हैं, वहाँ से हम सामान इधर से उधर ले जाते हैं, होलेज बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्टर्स की फीस वर्क की है, अगेन फैक्ट्री ओवरहेड। ऑफिस की है तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। फैक्ट्री क्लीनिंग, फैक्ट्री ओवरहेड। सन्डे ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड लिखा हुआ है। फैक्ट्री स्टेशनरी, फैक्ट्री ओवरहेड। ऑफिस स्टेशनरी, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। लूज टूल्स रिटर्न ऑफ, कहाँ पर लूज टूल्स यूज होंगे? फैक्ट्री में, फैक्ट्री ओवरहेड। रेंट एंड टैक्सेस, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। वाटर सप्लाई कहाँ पर यूज होगा? फैक्ट्री में, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री ओवरहेड। ऑफिस इंश्योरेंस, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। लीगल एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लिखा हुआ है। रेंट ऑफ वेयरहाउस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे फैक्ट्री ओवरहेड। ऑफिस बिल्डिंग पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। डिलीवरी वैन पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। बेड डेट्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेल डिपार्टमेंट सैलरी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। बैंक चार्जेस, सॉरी, ऑफिस ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। कमीशन ऑन सेल्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये आप अलग अलग इसे डिवाइड कर देंगे और सिंपल सी आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे और जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट आएगी उसे 10,000 यूनिट से डिवाइड कर देंगे। आप इस क्वेश्चन को आराम से करिए, उसका सॉल्यूशन से चेक करिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पर आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर हमें कॉस्ट शीट पता लगाना है, यूनिट कॉस्ट भी पता लगाना है। यहाँ पर उससे पहले थोड़ा सा डिफरेंस बता रखा है कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कॉस्ट शीट में पर यूनिट कॉलम भी आएगा। अब हम इस क्वेश्चन में कॉस्ट शीट बनाएंगे पर यूनिट कॉलम के साथ। डायरेक्ट मटेरियल, अदर मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल है दोनों। डायरेक्ट लेबर है 2 टाइप की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 2 टाइप के। वर्क ओवरहेड एब्सोल्यूट फिगर नहीं है, बेस्ड है वेजेस पर, डायरेक्ट वेजेस पर। और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है 10% और सेलिंग ओवरहेड है 15% ऑन वर्क कॉस्ट। देखिए, अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा परेशान कर सकता है अगर आप अलग अलग बुक्स और अलग अलग स्टडी मटेरियल को देखें। फॉर एग्जांपल, आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICI मतलब CA इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल देखेंगे तो वहाँ पर ये बोला जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अनटिल अनलेस इट इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन, आप इसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट ना माने और सेलिंग ओवरहेड के साथ लें। लेकिन आप CS का स्टडी मटेरियल उठाइए, CW का, CMA का स्टडी मटेरियल उठाइए या कोई बुक उठाइए, वहाँ पर ऐसा नहीं कहा कुछ भी। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हमेशा वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन मानते हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बना लेते हैं। तो इनकेस आप CA स्टूडेंट हैं तो आप नोट डाल सकते हैं एग्जाम में कि ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है, या फिर इसमें कुछ ऐसी हमें क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसी इंडिकेशन मिलता है कि ये वर्क कॉस्ट या वेजेस से रिलेटेड है, तो आप ऐसा नोट डालकर उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बना सकते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूज़न की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप CA के अलावा और कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बिना किसी टेंशन के इसे फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बना लीजिए। और अगर आप CA के स्टूडेंट हैं तो क्वेश्चन को देखिए, और क्योंकि स्टडी मटेरियल में इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं माना गया है, इसे सेलिंग ओवरहेड के साथ में लिया गया है, तो आप इसे सेलिंग ओवरहेड के साथ में लीजिए अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बेस्ड है वर्क कॉस्ट पर,
क्योंकि ये वर्क कॉस्ट पर है, इसका मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड थोड़ा सा कहीं ना कहीं लिंक है, तो आप इसे नोट डालकर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डाल सकते हैं। अदरवाइज सेलिंग ओवरहेड के साथ दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। मैं इस क्वेश्चन में इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनाने जा रहा हूँ, आप लोग इसे सेलिंग ओवरहेड के साथ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मैं इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करूँगा, आने वाले हर क्वेश्चन में यही बात अप्लाई होगी जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की है। उम्मीद है आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। 400 टन हमारा प्रोड्यूस्ड हुआ है प्रोडक्ट एक्स का, और इसमें 800 रुपीज़ हमें रियलाइज हुए हैं सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल से। अगर यहाँ लिखा होता है स्क्रैप तो हम इसे वर्क कॉस्ट में या फैक्ट्री कॉस्ट में हम इसे लेस करते, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वेस्ट मटेरियल लिखा है तो मटेरियल में से ही हम इसे लेस कर सकते हैं। स्क्रैप वैल्यू ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट आफ्टर यूटिलाइजेशन इन मैन्युफैक्चर इज निल। तो स्पेशल इक्विपमेंट ये जो 3000 रुपीज़ के हैं इसके बारे में बात हो रही है, इसका मतलब 100% डिप्रिसिएशन लगाना है। चलिए हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोगों को हमेशा की तरह क्या लिखना है, डायरेक्ट मटेरियल। सो डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 62.5 25,000। एक हम पर यूनिट का कॉलम भी बनाएंगे और ये टोटल कॉस्ट का कॉलम है। तो 25,000 को हम डिवाइड कर देंगे 400 टन से, क्योंकि हमारा आउटपुट 400 टन्स का है, तो ये आ जाएगा 62.50। अदर मटेरियल 200 मल्टीप्लाई बाय 15 3000 डिवाइड बाय 477.5। डायरेक्ट लेबर 80 इंटू 75। अच्छा, इसमें हमें सेल ऑफ स्क्रैप दिया हुआ है, जो लेस होना है सेल ऑफ स्क्रैप फ्रॉम मटेरियल, तो इसे मटेरियल की कॉस्ट से लेस करना है। और ये 800 रुपीज़ है, इसको इसकी कॉस्ट से लेस कर देंगे। इसको हम आउटपुट से डिवाइड करके नहीं लिखेंगे, रीज़न बीइंग इसका आउटपुट की 400 यूनिट से कोई लेना देना नहीं है। तो रो मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा हमारे पास 27,200 डिवाइड बाय 400, तो 68 रुपीज़ हमारे पास आ जाएगा रो मटेरियल कंज्यूम्ड। अब आएगा डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर है 80 इंटू 75 40 इंटू 50। दो टाइप की हमारे पास वर्कर है, एक स्किल्ड है और एक अनस्किल्ड है, तो दोनों की हमारी कॉस्ट आ जाएगी 6,000 एंड 2,000। दोनों को हम 400 यूनिट से डिवाइड कर देंगे, 15 एंड 5 आ जाएगा। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, स्पेशल इक्विपमेंट 3000 डिवाइड बाय 400 7.5 स्पेशल इक्विपमेंट। और स्पेशल डाइज है, डाई होता है जो साँचा हम किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, 1000 डिवाइड बाय 400 अगेन 2.5, तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा 39,200 डिवाइड बाय 400 98। हम इसको ऐसे भी टोटल करके चेक कर लेंगे, मैच हो जाएगा, इसका मतलब कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। प्राइम कॉस्ट के बाद हमारे पास आएंगे वर्क ओवरहेड। वर्क ओवरहेड प्राइम कॉस्ट के बाद, प्राइम कॉस्ट है हमारी 39,200
और पर यूनिट 98। वर्क ओवरहेड के लिए हमें लिखा है वेरिएबल 100% ऑफ वेजेस। हमारे पास जो वेजेस आई थी वो आई थी 8000। वेजेस हमारे पास दो टाइप की थी। 8000 का 100% मीन्स 8000 डिवाइड बाय 400 20 रुपीज़ आ जाएगा। फिक्स्ड 60% ऑफ वेजेस 4800 12 रुपये के हिसाब से ये आ जाएगा हमारे पास। वर्क कॉस्ट आ जाएगा 52,000 डिवाइड बाय 400 130। अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अगर सेलिंग ओवरहेड के साथ भी लिख सकते हैं आफ्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन मैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लिख रहा हूँ क्योंकि ये वर्क कॉस्ट पर बेस दिया हुआ 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो 10% ऑफ वर्क कॉस्ट है तो 52,000 का 10% 5200 13 रुपीज़। तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 57,200 143। नाउ हमें क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का नहीं दिया तो यही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाएगा। सेलिंग ओवरहेड है 15% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट है 52,000 का 15% में सेलिंग ओवरहेड ले लेता हूँ। यह आ जाएगा 7800 और यूनिट से डिवाइड कर देंगे 400 से तो 19.5। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी मेरे पास 65,000। इसे मैं टोटल कॉस्ट भी बोल सकता हूँ। और 162.5। क्वेश्चन में सेल्स गिवन नहीं है, बस प्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। क्योंकि हमें सेल्स गिवन नहीं है तो हम लोग प्रॉफिट भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो देखें ध्यान से, यहाँ पर एक नया काम क्या करा हम लोगों ने, पर यूनिट का कॉलम बनाया और पर यूनिट कॉलम को हमने हर एक को इस क्वेश्चन में 400 से डिवाइड किया है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, यहाँ केवल 400 से हमेशा इसलिए डिवाइड किया क्योंकि सेल्स यूनिट भी हमने माना 400 है, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स गिवन नहीं है और आउटपुट भी 400 है। तो हर एक आइटम को हमने सेम ही आउटपुट, और या तो आउटपुट से हम डिवाइड करते हैं या फिर हम सेल्स यूनिट से डिवाइड करते हैं। इसमें सब कुछ सेम था इसलिए सबको 400 से डिवाइड किया गया है। आगे आने वाले क्वेश्चंस पे हम और देखेंगे जहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स दिया होगा और साथ में उसकी यूनिट्स भी गिवन होंगी, तो वहाँ पर हमें अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 पर हैं जहाँ पर हमें 2 पीरियड के लिए कॉस्ट शीट बनानी है। इसके अंदर कुछ अलग से काम नहीं करना है, बस हम लोगों को जो इस बार का क्लोजिंग होगा वो नेक्स्ट टाइम का ओपनिंग हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है तो 2 कॉलम बन जाएंगे, ओपनिंग एक पीरियड और दूसरा पीरियड, और कॉस्ट शीट है तो 4 कॉलम बन जाएंगे, टोटल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ पर हमें कॉस्ट शीट बनानी है, कंपेरेटिव कॉस्ट पर टन निकालना है दोनों पीरियड का। आपको पता रॉ मटेरियल प्राइम कॉस्ट का पार्ट बन जाता है, प्रोडक्टिव वेजेस प्राइम कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के लिए हमने बहुत सारा अच्छे से डिटेल में बात करी है, आप इसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बना सकते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड है, प्राइम कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। डेप्रिसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। अनप्रोडक्टिव वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री रिपेयर फैक्ट्री ओवरहेड। तो कॉस्ट शीट बनाने में तो कोई टेंशन नहीं है, हमें आउटपुट दिया हुआ है 9,000 टू 12,000 को। इस पूरी आइटम को हर एक को 12,000 से 9,000 से डिवाइड करेंगे और इस पूरी आइटम को 12,000 से डिवाइड करेंगे। तो आप जब इसका कॉलम बनाएंगे तो आप लोग 4 कॉलम बनाएंगे। ये हमारा जो होगा वो 39 15 के लिए और ये 31 12 15 के लिए, ये टोटल कॉस्ट, ये पर यूनिट, ये टोटल कॉस्ट, ये पर यूनिट।
और यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, तो सिंपल बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल सा है, आप इसे कंप्लीट करिए और सॉल्यूशन से चेक कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 पर हैं, जिस पर हेडिंग है कॉस्ट शीट ऑफ मोर देन वन प्रोडक्ट। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उन सब में केवल एक ही प्रोडक्ट था। हमारा स्टार्टिंग में बात भी ये हुई थी, कॉस्ट शीट के चैप्टर में हम तभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जब हमारा एक जैसा प्रोडक्ट हो। एक जैसा मीन्स एक जैसे टाइप का, सपोज हम सोप बना रहे हैं तो सोप हमारे 1000-10,000 पीसेस बन रहे हैं। यहाँ पर भी एक जैसा ही है, लेकिन XYZ की X की अपनी बहुत सारी वैरायटी अलग अलग नहीं है। X प्रोडक्ट एक जैसे हैं, Y एक जैसे हैं और Z एक जैसे हैं, लेकिन तीनों अलग अलग प्रोडक्ट हैं। तो हमें 3 कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी कॉर्नर फॉर्म में। यहाँ पर 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट हैं XYZ, जिनकी कॉस्ट हमें दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। हमेशा ये अलग अलग ही पता होगा, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब यही है कि वो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है। यहाँ प्रॉब्लम ये आएगी कि फैक्ट्री ओवरहेड हमें टोटल में गिवन है, ये अलग अलग X, Y और Z का क्या है ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ऑफिस ओवरहेड अलग से नहीं दिया है, सेलिंग ओवरहेड अलग से नहीं दिया है। तो इस क्वेश्चन में हमारे सामने यही ही एक चैलेंज है कि हमें इन टोटल ओवरहेड्स को अलग अलग प्रोडक्ट में डिवाइड करना है। कैलकुलेट टोटल कॉस्ट इफ द बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड बीइंग। ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें बता रखा है कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। 1 यूनिट ऑफ Y इज इक्वल टू 2 यूनिट ऑफ X। इस पे हम थोड़ा सा विचार करते हैं, बात करते हैं। यहाँ लिखा है 1 यूनिट Y की 2 यूनिट X के बराबर है। Y की 2 यूनिट X की, Y की 1 यूनिट X की 2 यूनिट के बराबर है। अगर सोचें, आप थोड़ा सा सोचिए, वीडियो पॉज करके सोचिए कि X महंगा होगा या Y महंगा होगा। सोचा? तो यहाँ हमें पता चलता है 1 यूनिट Y की 2 यूनिट ऑफ X के बराबर है। इसका मतलब X सस्ता है और Y महंगा है। तो X में अगर सपोज 1 रुपये का एक्सपेंस होता है, तो ये 2 यूनिट्स ऑफ X में 2 रुपीज़ का एक्सपेंस होगा, जो Y की 1 यूनिट के बराबर आएगा, और Y की 1 यूनिट का एक्सपेंस कितना हो जाएगा? 2 रुपीज़। तो इसका मतलब अगर हम आउटपुट का रेशो देखें, आउटपुट रेशो तो यही है कि X हमारा 2 यूनिट है और Y हमारा 1 यूनिट है। लेकिन अगर हम एक्सपेंस का रेशो देखें तो एक्सपेंस रेशो इससे रिवर्स हो जाएगा। एक्सपेंस के रेशो में हमारा पर यूनिट Y में एक्सपेंस ज़्यादा आएगा इन कंपेयर टू X। ऐसे ही Z के बारे में बात कर रहे हैं। Z है 5 यूनिट के बराबर X के। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं X, Y और Z, इसका आउटपुट है 250 यूनिट्स, इसका आउटपुट है 125 यूनिट्स और इसका आउटपुट है 25 यूनिट्स। अगर हम 1 रुपये का खर्चा करते हैं X में, तो Y में 2 रुपये का एक्सपेंस होता है और Z में 5 रुपीज़ का एक्सपेंस होता है। तो टोटल एक्सपेंस कितना आएगा? 250, 250, 125। तो रेशो हो जाएगा 2:2:1। तो ओवरहेड जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, इसे 2:2:1 में XYZ में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं था। इस क्वेश्चन के अंदर केवल और केवल ये काम था कि हम अपने एक्सपेंसेस को XYZ में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। हमने इन तीनों का आउटपुट लिया। क्योंकि 1 यूनिट Y की 2 यूनिट X के बराबर है, तो 2 X में हमने एज्यूम कर लिया कि X में 1 यूनिट में 1 रुपये का खर्चा आता है।
तो x की एक यूनिट में 1 का आ रहा है, y की एक यूनिट इससे डबल है तो 2 रुपये का आएगा, z की एक यूनिट इससे 5 टाइम्स है तो 5 रुपये आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, फेविकोल लिमिटेड है, इनके दो मशीन बनाते हैं ये ए एंड बी, और इन मशीनों से रिलेटेड आउटपुट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड ये हमें दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट कॉस्ट है तो जो पावर है वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। अदर कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, पैकिंग वेजेस एंड expenses, management and selling expenses. You are required to prepare a statement showing the cost of each kind of machine when ready for dispatch, taking the following into consideration. तो यहाँ पर हम लोगों को दोनों टाइप की जो मशीन है उसके कैलकुलेशन पूछी गई है, और इस कैलकुलेशन में हम लोगों को बोला गया है कि आप बताइए टोटल कॉस्ट क्या आएगी। फैक्ट्री सुपरविजन इज टू बी चार्ज इन प्रोपोर्शन टू डायरेक्ट वेजेस। ये जो टोटल है, जो पिछले क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी कि टोटल ओवरहेड दिया था, हमें अलग अलग प्रोडक्ट में डिवाइड करना था, यहाँ पर भी यही है, लेकिन यहाँ पर हमें बता दिया गया है कि डायरेक्ट वेजेस के रेशो में डिवाइड करिए। इसका मतलब इस रेशो में हो जाएगा। पैकिंग एक्सपेंसेस के लिए बता रखा है डायरेक्ट कॉस्ट प्लस फैक्ट्री सुपरविजन कॉस्ट। इसका मतलब हमें इसको पैकिंग एक्सपेंसेस को डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट कॉस्ट मतलब प्राइम कॉस्ट और प्लस फैक्ट्री सुपरविजन कॉस्ट, इट मींस फैक्ट्री ओवरहेड, इन शॉर्ट फैक्ट्री कॉस्ट के रेशो में डिवाइड करेंगे। तो जो भी फैक्ट्री कॉस्ट आएगी उस रेशो में हम पैकिंग वेजेस को डिवाइड कर देंगे। मैनेजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस को हम मशीन मैन्युफैक्चर के रेशो में डिवाइड करेंगे। तो जो हमारा 7400 का एक्सपेंस है ये हमारा मशीन मैन्युफैक्चर 25,000 और 12,000 के रेशो में डिवाइड हो जाएगा। कैसे होगा करके देख लेते हैं जल्दी से। हम लोगों को You are required to prepare a statement showing the cost of each kind of machine when ready for dispatch. तो हमारे पास दो मशीन है, मशीन ए, मशीन बी। जो ये दो मशीनें हैं हमारे पास, इन दोनों मशीनों की कॉस्ट निकालनी है। डायरेक्ट मटेरियल हमें क्वेश्चन में गिवन है 3,140, 2,650 और डायरेक्ट लेबर 9,400। आप चाहें तो पर यूनिट का कॉलम भी बना सकते हैं, मैं अभी उसे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आप आराम से कैलकुलेट कर लीजिएगा। और 5,700 डायरेक्ट एक्सपेंसेस पावर 2,100, 1,410। ये हमें टोटल भी दिया हुआ है 14,640 एंड 9,760। सबसे पहले ये प्राइम कॉस्ट आ गया। सबसे पहले हमारे पास फैक्ट्री सुपरविजन कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट के रेशो में डिवाइड करना है। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब प्राइम कॉस्ट। तो फैक्ट्री सुपरविजन कॉस्ट हमारे पास है 3,600, तो ये 14,640 इज टू 9,760 के रेशो में आ जाएगा। तो सुपरविजन कॉस्ट हमारे पास 9,760 रुपीज़ और 14,640 के रेशो में डिवाइड आ जाएगा। इसे हम डिवाइड कर देंगे तो 3,600 इंटू 14,640 डिवाइड बाय 14,640 प्लस 9,760, ये आ जाएगा 2,160 और ये आ जाएगा 1,440। फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा
चाहे तो इसमें ना भी लिखें, काम चल जाएगा। 16,800 और 11,200। अब हमारे पास नेक्स्ट है पैकिंग एक्सपेंसेस। पैकिंग एक्सपेंसेस के लिए लिखा है डायरेक्ट कॉस्ट प्लस फैक्ट्री सुपरविजन, मींस 16,800 और 11,200 के रेशो में डिवाइड करना है 400 रुपीज़ को। तो 240, 160 आ जाएगा। ये टोटल हो जाएगा हमारा 17,040 और ये आ जाएगा 11,360। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेंस है मैनेजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंस। इसके लिए लिखा है मशीन मैन्युफैक्चर के रेशो में, तो 25,000 12,000 के रेशो में डिवाइड कर देंगे मैनेजमेंट और एक्सपेंसेस को। 5,000 2,400 और टोटल कॉस्ट आ जाएगी 22,040 और 13,760। इसका पर यूनिट कॉलम आप बना सकते हैं और यह एंड में आउटपुट से डिवाइड कर दीजिए। 25,000 यूनिट्स हैं और ये 12,000 यूनिट्स हैं, तो ये पर मशीन कॉस्ट आ जाएगी 0.8816 और 13,760 डिवाइड बाई 12,000, यह आ जाएगा 1.1467। तो ये कॉस्ट शीट है जिसमें हमारे पास दो टाइप के प्रोडक्ट थे, मशीन ए और मशीन बी, और हमने इन दोनों को अलग अलग कॉर्नर फॉर्म में बना लिया। कुछ एक्सपेंसेस कॉमन दिए हुए थे, उन एक्सपेंसेस को किस बेस पर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना था वो भी क्वेश्चन में गिवन था, हम लोगों ने वो भी कैलकुलेट कर लिया। नाउ जॉब और वर्क कॉस्टिंग, ये एक अलग से टॉपिक है और अलग से चैप्टर भी हो सकता है, लेकिन मैंने इसी कॉस्ट शीट के चैप्टर में से इंकॉर्पोरेट किया है। जब कोई कस्टमर हमारे पास किसी जॉब के लिए आता है, स्पेसिफिक जॉब के लिए, मींस हम उसे पहले से स्टैंडर्ड प्रोडक्ट सेल आउट नहीं कर रहे हैं, उस कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हम उसके लिए जॉब या वर्क करेंगे। तो इस सिचुएशन में जब कस्टमर हमें बताएगा कि आपको ये काम करना है उसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, तो हमें उसे सेलिंग प्राइस ऑलरेडी पहले से ही एस्टिमेट करके बताना पड़ेगा। तो वो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो तो हमें एक्चुअल में पता चल जाएगी, लेकिन जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है मींस ओवरहेड, वो एक्चुअल में हमें पता नहीं चल सकते। तो ओवरहेड के लिए हम क्या करें, तो उसे हम एस्टिमेट करेंगे, उसे किसी ऑलरेडी नोन, जैसे डायरेक्ट कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट है, ऑलरेडी जो हमारे को एक्चुअल में पता है उससे रिलेट करेंगे और एस्टिमेट करेंगे। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, उस बात को समझने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 27 को ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर हमें बता रखा है कि एक रिकॉर्ड दे रखा है हमें कंपनी का 2015 ईयर के लिए। तो ये जो हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है कंपनी का ईयर 2015 के लिए है, इट मीन्स ये काम ऑलरेडी हो चुका है। तो लास्ट ईयर के लिए है, क्योंकि हमें अब वर्क ऑर्डर जो करना है वो कब करना है, 2016 में। तो नेक्स्ट ईयर में हमें कोई काम करना है, और लास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर है उसका जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से हम कुछ एस्टिमेट करेंगे। लास्ट ईयर में मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और प्रॉफिट, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल है ऑलरेडी लास्ट ईयर से रिलेटेड। अब हमें न्यू ईयर 2016 में हमें रॉ मटेरियल की जो वर्क ऑर्डर है उसके लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी 4,000 रुपीज़ और वेजेस की रिक्वायरमेंट होगी 2,500। जब भी कोई वर्क ऑर्डर होगा या कोई जॉब ऑर्डर होगा तो उस सिचुएशन में हमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये एक्चुअल में गिवन होगा, क्योंकि हमें एक्चुअल में मालूम भी होता है। आगे लिखा है कि जो रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड है वो 20% बढ़ जाएगा और सेलिंग ओवरहेड 12.5% बढ़ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 10% डाउन हो जाएगी। इट इज़ ड्यू टू चेंज इन
वैल्यू मार्केट प्राइस और इन्फ्लेशन का इफेक्ट आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरली फिक्स्ड होते हैं, इसलिए वो कांस्टेंट रहेंगे। और प्राइस जो भी हम चार्ज करना चाहते हैं वो ऐसा होगा कि 15% प्रॉफिट ऑन सेल हम लोगों को प्रॉफिट हो जाए। 15% ऑन सेलिंग प्राइस हमें प्रॉफिट होना चाहिए। तो 2015 का आउटपुट कुछ और था, 2016 का आउटपुट कुछ और होगा, तो ओवरहेड वेरी करेंगे। तो उसके लिए हम लोग कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो हमारी एजम्पशन होती है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स को वेजेस के बेस पर हम चार्ज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को फैक्ट्री कॉस्ट के बेस पर चार्ज करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में यही एजम्पशन दे भी रखी है, फैक्ट्री ओवरहेड इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस एंड रिमेनिंग ओवरहेड्स आर बेस्ड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। अगर क्वेश्चन में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो भी हमारी एजम्पशन सेम ही रहेगी। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है कि 2015 में कॉस्ट शीट बनाएंगे और हम देखेंगे क्या पैटर्न था, ये ओवरहेड किस फैक्ट्री कॉस्ट पर कितना परसेंटेज थे, यही परसेंटेज नेक्स्ट ईयर अप्लाई करेंगे। अगर कोई चेंजेस नहीं है और चेंजेस दिए हैं तो उसे भी इंकॉर्पोरेट करेंगे। तो आप लोग भी अपना रजिस्टर उठाइए, पेन उठाइए और मेरे साथ करना शुरू कर दीजिए। ये क्वेश्चन हम साथ में करेंगे और जहाँ पर भी आपको लगेगा ज़्यादा स्पीड हो गई है मेरी, तो वहाँ पर आप पॉज कर देंगे वीडियो को ताकि आप मेरे साथ आ जाएं। लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन को साथ में करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हम लोगों को 2015 का सबसे पहले कॉस्ट शीट बनानी है, जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट होगी, लेकिन हम उसे कॉस्ट शीट ही बोल देते हैं। इस कॉस्ट शीट में सो दैट हमें परसेंटेज पता चल सके, ओवरहेड रिकवरी रेट क्या है, हम किस बेस पर अपने कस्टमर से नेक्स्ट ईयर में पैसा चार्ज करें। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल 1,50,000, डायरेक्ट वेजेस 1,25,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन नहीं है तो यही प्राइम कॉस्ट हो जाएगा 2,75,000। नाउ इसमें क्या ऐड होगा, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड इज 75,000। हमारा क्या आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट 3,50,000। नाउ हमारे पास ऑफिस ओवरहेड है 84,000, ऑफिस ओवरहेड 84,000, 4,34,000। सेलिंग ओवरहेड 56,000, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 35,000, टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी 5,25,000। एट प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट इज 2,10,000। देन टोटल सेल्स आ जाएगी लास्ट ईयर की 7,35,000। तो ये लास्ट ईयर का कैलकुलेशन था। लास्ट ईयर में हमारी कॉस्ट शीट किस तरीके की थी, ये हम लोगों ने बनाई। उम्मीद है आप लोगों ने भी बना ली होगी। अब हम लोग इस कॉस्ट शीट का यूज़ करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। इसका यूज़ कैसे होगा उसे हमें समझना है। फैक्ट्री, ये जो डायरेक्ट कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट, ये एक्चुअल गिवन होगी क्वेश्चन में फॉर नेक्स्ट ईयर फॉर जॉब और वर्क, ये हमेशा मालूम होगा हमें। लेकिन जो एस्टिमेट करना है, ये फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड
डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, प्रॉफिट, इन सबको एस्टिमेट करना है। तो एस्टिमेट कैसे किया जाए, ऐसा क्वेश्चन में दिया भी हुआ है। फैक्ट्री ओवरहेड बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस, तो इसके लिए हम इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। हम किस हिसाब से ये ओवरहेड वसूल करेंगे अपने कस्टमर से, उसे क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन रेट। तो फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट वेजेस इंटू 100, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोल रखा है कि फैक्ट्री ओवरहेड को हम डायरेक्ट वेजेस के बेस पर चार्ज करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस। तो बेस ले लिया हमने डायरेक्ट वेजेस का। फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास कितने हैं, 75,000। डायरेक्ट वेजेस कितना है, 1,25,000 इंटू 100। तो अगर हम इसे फैक्ट्री ओवरहेड को डायरेक्ट वेजेस पर बेस्ड लेंगे तो ये आ जाएगा 60%। फर्स्ट हमारा फैक्ट्री ओवरहेड जो बेस लेना था ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर ऑफिस ओवरहेड। लिखा है रिमेनिंग ओवरहेड बेस्ड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। रिमेनिंग मीन्स ऑफिस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो ऑफिस ओवरहेड बेस्ड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड 84,000, फैक्ट्री कॉस्ट 3,50,000. So office overhead percentage is 24%. Next, selling overhead divide by factory cost. Selling overhead 56,000, factory cost 3,50,000. So selling overhead is 16%. 56,000 divided by 3,50,000. Now distribution overheads. Also based on factory cost. Distribution overhead 35,000. Factory cost 3,50,000. 10%. So we have calculated factory overhead based on direct wages. Factory overhead based on direct wages 60%. We have calculated office overhead based on factory cost 24%. We have calculated selling overhead based on factory cost 16%. We have calculated distribution overhead based on factory cost 10%. All these percentages will be applied in 2016 for every work order to find out the selling price of work order. Also we can do there is no percentage of profit is given for work order in 2016. So we can calculate percentage of profit on the basis of total cost, because in next year we will estimate our total cost and we can compute profit percentage on cost. We can also find profit percentage on selling price if selling price is given, because in 2016 there is no selling price, but we have to calculate selling price, क्योंकि selling price नहीं दिया और हमें selling price का तो पता लगाना है, इसलिए हमें profit on cost calculate करना चाहिए. Profit upon total cost into 100. Profit is 2,10,000. Cost is 5,25,000. So profit percentage on total cost is 40%. So ये सब परसेंटेज हम नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करेंगे, so that हम लोग आराम से वर्क ऑर्डर पता लगा सकें 2016 का. नाउ तो 2016 में हम वर्क ऑर्डर की कैलकुलेशन करेंगे.
सबसे पहले हमें दिया हुआ है रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल 4000, डायरेक्ट वेजेस 2500, प्राइम कॉस्ट आ गई हमारी नेक्स्ट ईयर के लिए 6500। जो पर्टिकुलर कस्टमर हमारे पास आया है और वो चाहता है कि हम उसको बताएं कि हमारी क्या कॉस्ट आएगी, तो उसके लिए हम लोगों ने प्राइम कॉस्ट की कैलकुलेशन कर ली। लास्ट ईयर हमने देखा था कि जो फैक्ट्री ओवरहेड थे, वो थे 60%। ऑफिस ओवरहेड थे हमारे 24%, सेलिंग ओवरहेड 16%, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 10%, प्रॉफिट 40%। इसी को अप्लाई करते हैं हम लोग। सबसे पहले नंबर आएगा हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड का। तो फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग चार्ज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस स्टूडेंट जो जनरली मिस्टेक करते हैं वो डायरेक्ट वेजेस लास्ट ईयर की ले लेते हैं, क्योंकि हमें इस वर्क ऑर्डर की कॉस्ट कंप्यूट करनी है तो इसी वर्क ऑर्डर की डायरेक्ट वेजेस लेनी पड़ेगी, विच इज 2500 इंटू 60%, दैट इज 1500। सो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी इन केस हमें कोई अदर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें बता रखा है कि ये हमारी जो फैक्ट्री ओवरहेड है, अगर ये तभी आएंगे 1500 अगर कोई भी इन्फ्लेशन की वजह से, प्राइस की फ्लक्चुएशन की वजह से कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में बता रखा है कि प्राइस की वजह से भी फ्लक्चुएशन है। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में, इट इज एक्सपेक्टेड द रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड वुड गो अप बाय 20%। इट मीन्स इसमें इंक्रीज करना पड़ेगा हमें 20%। तो अगर हम 1500 में इंक्रीज करेंगे 20%, इट वुड बी 300। सो फैक्ट्री ओवरहेड इज 1800, तो हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी 6500 plus 1800. So total will be 8300. Now administration overheads. Administration overhead है 24% of factory cost. So 8300 into 24%. 8300 into 24% is 1992. Administration overhead will remain constant, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। सो हम सेम वैल्यू 1992 ले लेते हैं। ऑफिस कॉस्ट आ जाएगी हमारी 10,292 ऑफिस कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग ओवरहेड अगेन बेस्ड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट विच इज 8300। So 8300 into 16%, it will be 1328. Now इसमें हमें बता रखा है कि सेलिंग ओवरहेड will increase by 12.5% plus 12.5% of 1328. 1328 into 12.5% is 166. Total will be 1494. Now distribution overheads. Distribution overheads are 10% of factory cost. So 8300 into 10%, 830. इसमें बता रखा है हमें डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लिए रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इज एक्सपेक्टेड टू गो डाउन बाय 10%. सो माइनस 10%, 83. 830 minus 83 is 747. So total cost will be 12,533.
now profit, we will compute profit. Profit is 40% on cost, 12,533 into 40%. वेट ए मिनट, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था प्रॉफिट, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 40%, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है इस क्वेश्चन में। वो तब जरूरत पड़ेगा अगर हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं दे रखी। यहाँ पर मेरे से ये मिस हो गया, यहाँ पर लिखा है एट व्हाट प्राइस द प्रोडक्ट टू बी सोल्ड सो एज टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर तो प्रॉफिट दिया है, कोई टेंशन नहीं है। हमें सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट गिवन है, लेकिन हमें सेलिंग प्राइस तो पता लगाना है। तो इसके लिए हम 2-3 काम कर सकते हैं। पहला काम, हमें टोटल कॉस्ट है 12,533। पहला काम हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट है 12,533, हमें प्रॉफिट लेना है 15% ऑन सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस हम लोगों को पता नहीं है। इसे हम x मान लें तो ये हो जाएगा 15% ऑफ x। इक्वेशन बन जाएगी। ये फॉर्मूला, ये मेथड कभी भी फेल नहीं होगा, हमेशा काम करेगा और आप इसमें कम से कम मिस्टेक करेंगे। तो यहाँ से हम लोग सेलिंग प्राइस की कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 12,533 डिवाइड बाय 0.85, सो 14,745, ये हमारा सेल्स आ जाएगा। एक और काम कर सकते हैं हम लोग, अगर हमें प्रॉफिट ऑन सेल्स गिवन है 15%, सो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट can be computed with the help of this method. You can do 15/85. So profit will be 12,533 into 15/85। यहाँ से सीधा प्रॉफिट आ जाएगा आपका। कॉस्ट के लिए हमें जो जितना परसेंटेज है वो नीचे 100 में से माइनस करना है, टू कन्वर्ट प्रॉफिट परसेंटेज फ्रॉम सेल्स टू प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट। तो ये अमाउंट भी सेम आ जाएगा जो अभी हमने निकाला ऑन द बेसिस सेल। यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा 14,745 माइनस 12,533 मीन्स 2212। सेम प्रॉफिट यहाँ पर भी आ जाएगा 12,533 इंटू 15/85, 2212। तो हमारे पास 2 रास्ते हो गए। एक और है, मैंने आपको फर्स्ट बताया, आप x मान लीजिए, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस x मान लीजिए, उसके ऊपर बेस्ड प्रॉफिट आ जाएगा। सेकंड, हमने एज्यूम करा कि प्रॉफिट परसेंटेज को कॉस्ट परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। और थर्ड, वी कैन यूज MU बटन इन योर कैलकुलेटर। आप वहाँ पर लिखेंगे 12,533 MU 15%, तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा सेलिंग प्राइस जो है हमारा 14,745। तो हम ये 3 मेथड हैं हमारे पास जिसकी हेल्प से हम लोग कर सकते हैं, और इसमें से कोई भी आप अपनाइए रेगुलर बेसिस पर। तो 2212 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, और सेल्स प्राइस, हमारी इस जॉब का सेल्स प्राइस आ जाएगा, रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस 14,745। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया। बहुत ही अच्छा बेसिक क्वेश्चन था, ताकि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की समझ आ पाए। कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज़ होता है नेक्स्ट ईयर में, जो भी कोई वर्क ऑर्डर होगा या जॉब ऑर्डर होगा उसका सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा। 2015 में जो हमें गिवन है
एक्चुअल इंफॉर्मेशन, एक्चुअल कॉस्ट गिवन है, उसके बेस पर हम लोगों ने ओवरहेड को एस्टिमेट किया और 2016 में जो ऑर्डर आया था उस पर अप्लाई किया। इस टाइप के हम क्वेश्चन और करेंगे फ्यूचर में, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन आप हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी भी कोई जॉब या वर्क ऑर्डर से रिलेटेड कोई टेंशन हो, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोटेशन से रिलेटेड। जैसे हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें कोटेशन या उसके लिए टेंडर प्राइस कंप्यूट करना पड़ता है, नेक्स्ट ईयर के लिए एस्टिमेट करना पड़ता है, वैसे ही इस क्वेश्चन में है। यहाँ पर लिखा है कि एक हमाम लिमिटेड है, आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, पहले आता था। तो इसमें इनका एक कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट है, वो आपसे एडवाइस लेना चाहता है कि उन्हें 200 टन मटेरियल का प्राइस बताना है और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसे कि आउटपुट 200, ये तो ऊपर भी बता दिया गया हमें। इसके अलावा ईयरली कंजम्पशन रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम्ड होगा, वेजेस बिल कितना आएगा, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल। एनुअल डिविडेंड फॉर शेयर होल्डर्स कहाँ पर आएगा, जल्दी से मन में सोचिए और मुझे बताइए। अगर आपने सोचा है ये कहीं पर भी नहीं आएगा तो ही आपने ठीक सोचा है, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कशन किया था स्टार्टिंग में कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूड हो जाएगा। इनकम टैक्स बताइए जल्दी से कहाँ आएगा, सोचिए। अगेन अगर आपने सोचा ये कहीं नहीं आएगा तो ही ठीक है, क्योंकि प्योरली फाइनेंशियल नेचर एक्सपेंसेस नहीं आएंगे। सैलरी ऑफ सुपरवाइजरी स्टाफ आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, रेम्युनरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। टोटल कॉस्ट आप आराम से कंप्यूट कर लेंगे और उसके ऊपर 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, तो जो भी कॉस्ट आएगा उसका 10% प्रॉफिट ले लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। सॉल्यूशन आपके पास है तो आप इसे कर लीजिएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं आएगी आप लोगों को। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें इंफॉर्मेशन दिया है, टोटल प्रोडक्शन 10,000 टन्स, रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल हो गया, कैरिज इनवर्ड डायरेक्ट मटेरियल में ऐड हो जाएगा, डायरेक्ट वेजेस ये हमारा प्राइम कॉस्ट में आ जाएगा, इनडायरेक्ट वेजेस इन वर्क्स फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा, सैलरी ऑफ वर्क डायरेक्टर फैक्ट्री ओवरहेड में। केवल सैलरी देखते ही आप उसे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मत मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वर्क डायरेक्टर है, इस वजह से ये फैक्ट्री ओवरहेड में ही आएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस नाम ही लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स नाम ही लिखा हुआ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। एक्सपेंसेस ऑन टेस्टिंग लेबोरेटरी फॉर वर्क्स फैक्ट्री ओवरहेड। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स कहाँ आएगा, जल्दी से बताइए, कहाँ पर नहीं आएगा, अभी अभी बताया था। डिविडेंड पेड कहाँ आएगा, ये याद आ गया, ये भी नहीं आएगा। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बहुत आराम से इसे कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द मिनिमम प्राइस एट विच द आउटपुट कैन बी सोल्ड। कम से कम क्या प्राइस हो जिस पर हम सेल कर सकते हैं अपना आउटपुट। प्रोडक्शन 100 यूनिट्स है और ये मटेरियल, लेबर एक्सपेंसेस, फैक्ट्री, ऑफिस ओवरहेड, सेल एक्सपेंस, प्रॉफिट, सेलिंग, ये सब दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है, इट इज असर्टेन दैट द रिकॉर्ड दैट द 40% ऑफ वर्क ऑन कॉस्ट फ्लक्चुएट डायरेक्टली विद द प्रोडक्शन। इट मीन्स वेरिएबल है, तो 60% फिक्स हो जाएगी। 70% ऑफ द सेलिंग ऑन कॉस्ट फ्लक्चुएट विद द सेल, वेरिएबल अगेन। It is anticipated that the department would produce and sell 1,000 unit per annum. It means हमारा जो फ्यूचर में आउटपुट होने वाला है, कितना होने वाला है, 1,000 यूनिट्स पर annum। तो हमें जो क्वेश्चन में बता रखा है 100 यूनिट के लिए है
और हमें 1000 यूनिट्स के लिए कंप्यूट करना है। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट विल रिड्यूस बाय 20%, फिक्स्ड वर्क ऑन कॉस्ट will increase by 900, office on cost and fixed selling on cost are expected to show an increase of 25%. Beside these, no other changes are anticipated. Prepare a statement for submission to your client. ये भी जॉब कॉस्टिंग की तरह है, बस उसमें एक पर्टिकुलर छोटी सी जॉब थी। यहाँ पर हमें फुल ईयर के लिए एस्टिमेट करना है। ऑन द बेसिस ऑफ 100 यूनिट्स हमें 1000 यूनिट्स की कॉस्ट का पता लगाना है। देखिए, सबसे पहले इसमें हमें काम क्या करना है, हम लोगों को मालूम होना चाहिए वेरिएबल एक्सपेंसेस आउटपुट के हिसाब से चेंज होते हैं, तो उसे हमें हमेशा ध्यान रखना। मेरी बात ध्यान से इसे सेव कर लो अपने दिमाग के अंदर कि जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है हमेशा पर यूनिट की कैलकुलेशन करिए और उसे पर यूनिट बेस पर ही लेकर चलिए, और जो फिक्स्ड ओवरहेड है उसे हमेशा टोटल में लेकर चलिए। एक बार फिर बताऊं, ध्यान क्या रखेंगे आप हमेशा ध्यान रखेंगे फिक्स्ड ओवरहेड हमेशा क्या करेंगे आप, फिक्स्ड ओवरहेड फिक्स्ड रहते हैं इन टोटल, तो इसे टोटल में कैलकुलेट करिए, टोटल में फिक्स्ड रहते हैं। और जो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं वो फिक्स्ड रहते हैं पर यूनिट, तो इसको आप पर यूनिट कैलकुलेट करिए। इसको अपने दिमाग में परमानेंट सेव कर लो। अगर आपने ये सेव कर लिया अपने दिमाग में तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की आधी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है, हमें पता होना चाहिए कौन सा एक्सपेंस वेरिएबल है, कौन सा फिक्स्ड है। यहाँ पर मटेरियल 100% वेरिएबल होता है इफ नथिंग इज गिवन, डायरेक्ट लेबर 100% वेरिएबल होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 100% वेरिएबल होता है। तो ये हमारे तीन एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट 100% वेरिएबल होती है। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट के लिए लिखा है कि 40% वर्क ऑन कॉस्ट जो है फैक्ट्री ऑन कॉस्ट 40% वेरिएबल है, तो 60% फिक्स्ड हो गई होगी। आगे लिखा है 70% सेलिंग ऑन कॉस्ट फ्लक्चुएट करती है, तो सेलिंग एक्सपेंसेस 70% वेरिएबल है, इट मीन्स 30% फिक्स्ड है। और इसके बाद लिखा है चेंजेस के बारे में लिखा हुआ है। क्यों नहीं बताया हमें ऑफिस ओवरहेड के लिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया हो तो ये भी याद रखिए, इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फ्यूचर में याद रखनी है। ऑफिस ऑन कॉस्ट कुछ ना कहा हो तो 100% फिक्स्ड होता है, क्योंकि ऑफिस के एक्सपेंसेस प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते हैं, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, और सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स यूनिट से रिलेटेड होते हैं। लेकिन ऑफिस एक्सपेंसेस क्योंकि किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं है तो ये 100% फिक्स्ड है। अभी मैंने आपको एक बात बताई, मूल मंत्र बताया, ये फिक्स्ड ओवरहेड टोटल में पता लगाइए, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट पता लगाइए। इसका यूज़ कैसे करेंगे, इसे आप अपने पास परमानेंट लिख कर दिमाग में परमानेंट मेमोरी में सेव कर लो। तो इसे अप्लाई करें। अप्लाई कैसे करेंगे, मटेरियल 100% वेरिएबल है, तो इसका पर यूनिट कैलकुलेशन करते हैं। पर यूनिट कैसे पर यूनिट कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, हमें दिया हुआ है 100% वेरिएबल है ये, तो 3900 डिवाइड बाय 100 39, एक यूनिट का एक्सपेंस 39 हो गया। डायरेक्ट लेबर का हो जाएगा 2100 अपॉन 100 21 रुपीज डायरेक्ट लेबर हो जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 300 अपॉन 100 कितना हो जाएगा, 3 रुपीज। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट क्या है, 40% वेरिएबल 60% फिक्स्ड, तो 2100 में से फैक्ट्री ओवरहेड 40% वेरिएबल है, 60% फिक्स्ड है,
तो 2100 का 40% 840, ये वेरिएबल हो गया, और पर यूनिट 8.4 हो गया पर यूनिट। फिक्स्ड हो जाएगा 2100 का 60% 1260। अभी इसका यूज करेंगे। ये 100% फिक्स्ड है, कोई टेंशन नहीं है। और हमें बता रखा है सेल एक्सपेंसेस 960 का 70% वेरिएबल है 672, 960 इंटू 70% 672 डिवाइड बाय 100, क्योंकि हमें ए पर यूनिट चाहिए 6.72। और जो सेल्स एक्सपेंसेस फिक्स्ड हैं वो हो जाएंगे 960 इंटू 30%, 960 इंटू 30% 288। जो फिक्स्ड है उसे टोटल में ही रहने दें, पर यूनिट कैलकुलेट ना करें उसे, ठीक है। तो इसे अप्लाई करते हैं हम लोग, और हमसे बोला है कि मिनिमम प्राइस बताना है जिस पर हम इसे सेल आउट कर सकते हैं। पहले हमने ये बेसिक काम कर लिया। आप वीडियो पॉज करके एक एक चीज़ को अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिए खुद, और जब आपको बात समझ में आ जाएगी तो हम लोग इसे आगे बढ़ेंगे। अब हम ये, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो अब मेरे ख्याल से आगे हम बढ़ सकते हैं इसमें। कैलकुलेशन करने के बाद इस सारे डाटा को, इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं 1000 यूनिट्स के लिए। 1000 यूनिट्स। तो हम लोग 1000 यूनिट्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले कौन सा एक्सपेंस लेना है हमें? डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल 100% वेरिएबल होता है, और वो हमने 39 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेट भी कर रखा है। तो 1000 यूनिट्स पर 39 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 39,000 रुपीज़। नेक्स्ट एक्सपेंस, और मटेरियल के लिए कोई प्राइस में फ्लक्चुएशंस हमें नहीं दे रखी है। नाउ डायरेक्ट लेबर, अगेन 100% वेरिएबल है, तो पर यूनिट कैलकुलेट करा था हमने। एक यूनिट पर है ये 21 है। 1000 इंटू 21 इक्वल टू 21,000 रुपीज़। इन केस हम लोगों को कोई प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं है तो यही आना चाहिए, लेकिन हमें क्वेश्चन में लिखा है डायरेक्ट लेबर पर यूनिट विल रिड्यूस बाय 20%। इसका मतलब ये 20% से रिड्यूस हो जाएगा। आपके मन में ये भी आ सकता है कि यहाँ लिखा है पर यूनिट रिड्यूस हो रहा है, तो बिल्कुल आप 21 रुपीज़ में से भी अगर 20% लेस करते फिर मल्टीप्लाई करते तो यही आंसर आता जो अब आएगा। तो 21,000 का 20% 4200 हो गया। हम 21,000 में से लेस कर देंगे 4200, तो हमारे पास 16,800 आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं हमारे पास, अगेन वेरिएबल है, और हमने पर यूनिट कैलकुलेट किया था 3 रुपीज़। 1000 इंटू 3 3000। सो टोटल प्राइम कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास 39,000 प्लस 16,800 प्लस 3000, तो टोटल मिलाकर आ जाएगा हमारे पास 58,800। नेक्स्ट हमारे पास आता है फैक्ट्री ओन कॉस्ट। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट के लिए इसके अंदर वेरिएबल भी है और फिक्स्ड भी है, तो हम पहले वेरिएबल की बात कर लेते हैं। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट वेरिएबल हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 8.4 पर यूनिट, और हमें यहाँ पर वेरिएबल के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या ये असर्टेन होता है कि 40% ऑन कॉस्ट फ्लक्चुएट करता है, और ये फ्लक्चुएट होता है फिक्स्ड
वर्क ओवरहेड के लिए हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कोई चेंजेस नहीं बता रखे वेरिएबल के लिए, तो वेरिएबल 8.4 है, तो 1000 इंटू 8.4 8400। फिक्स्ड हमारा जो था वो था 1260 और इसके लिए बता रखा है हमें फिक्स्ड वर्क ऑन कॉस्ट चार्जेस विल इंक्रीज बाय 900 प्लस 900 2160 10,560. So total cost will be 58,800 plus 10,560 69,360 वर्क कॉस्ट 69,360. नाउ अब हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का नंबर है. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हमने कितना कैलकुलेट किया था, 100% फिक्स था 840. इसमें ऑफिस ऑन कॉस्ट के लिए लिखा है कि इंक्रीज होंगे 25% प्लस 25%. सो 840 इंटू 25% दैट इज 210 प्लस करके आ जाएगा 1050. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 70,410. नाउ हमारे पास नेक्स्ट आता है सेलिंग ओवरहेड्स. वेरिएबल लेते हैं. वेरिएबल है 70% जो हमने पर यूनिट 6.72 कैलकुलेट किया था, उसका फ़ायदा ये हुआ उसे सीधा 1000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 1000 इंटू 6.72 6720. फिक्स्ड हमने टोटल में कैलकुलेट किया था, वही करना चाहिए. और फिक्स्ड हमारा था 288. उसके लिए लिखा है फिक्स्ड सेलिंग ऑन कॉस्ट आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 25%. तो इसमें 25% ऐड कर देंगे हम लोग. 288 इंटू 25% दैट इज 72. इसे ऐड कर देंगे तो ये 360 हो जाएगा. 360 प्लस 6720 7080 और 7080 प्लस 70,410 77,490. ये टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा. अब हमारे पास प्रॉफिट के लिए हमें इसमें प्लस करना है प्रॉफिट, ताकि हम बता पाए मिनिमम कितना सेलिंग प्राइस होगा. अब मिनिमम सेलिंग प्राइस पता लगाने के लिए हम लोगों को प्रॉफिट ऐड करना है, लेकिन प्रॉफिट के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी. लास्ट क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, फिर भी मैंने कैलकुलेट करा दिया था. तो इस मेथड से उसी पैटर्न पर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट पर, क्योंकि टोटल कॉस्ट हमें पता है. तो लास्ट जो हमें 100 यूनिट्स के लिए दिया है, इसमें सेल्स है हमारे पास 12,000. प्रॉफिट अगर हम सेल में से लेस कर दें 1800, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी. तो 12,000 माइनस 1800 10,200. 12,000 माइनस 1800. अब ये टोटल कॉस्ट पर प्रॉफिट परसेंटेज अगर हम कैलकुलेट कर लें तो ये हमें हेल्प करेगा अब के प्रॉफिट एस्टिमेशन में. So 1800 divided by 10,200 into 100, it is 17.647%. यही प्रॉफिट परसेंटेज हम इस बार की कॉस्ट पर लगा देते हैं. So 77,490 multiply by 17.647%. This is 13,675.
and minimum sales price will be 91,165। आज तो हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस करे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करें जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 27 देखा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखा, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप कभी भी मत भूलिएगा जो हम आगे अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में यूज़ होगा। इसी पैटर्न पर अब हम क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए। ये हमें इंफॉर्मेशन 2015 का दिया हुआ है इसमें, और मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस और प्रॉफिट। वर्क ऑर्डर अगेन जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 27 किया था, एक वर्क ऑर्डर है 2016 में। इस वर्क ऑर्डर को हम लोगों ने एग्जीक्यूट करना है, और इसका हमेशा की तरह डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर ये गिवन होगा। 2016 में फैक्ट्री ओवरहेड 20% बढ़ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस 10% डाउन हो रहे हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 12.5% इंक्रीज हो रहे हैं। What price should the product of the job to be quoted so as to earn the same earning earlier rate of profit on the selling price? जैसे मैं 27 में 40% कंप्यूट कर दिया था, लेकिन क्वेश्चन में 15% ऑलरेडी गिवन था, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया, तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया। शो द फुल वर्किंग फैक्ट्री ओवरहेड इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस, जैसे हमें पहले दिया था। डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग चार्जेस आर बेस्ड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, ये भी हमें पहले दिया था, सेम क्वेश्चन 27 की तरह। अभी अभी हमने 27 किया था, ये 27 की तरह है बिल्कुल। तो आप लोगों को ये खुद से करना चाहिए, और इन केस पहले खुद से करिए। इन केस आपका आंसर ये नहीं आता है तो आप मेरी सॉल्यूशन को देखिए, अदरवाइज ये आपको खुद से ही करना चाहिए ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लास्ट ईयर की कैलकुलेशंस हमें करनी पड़ेंगी, और इन ओवरहेड को बेस्ड लेना पड़ेगा जो जो क्वेश्चन में गिवन है। जैसे फैक्ट्री ओवरहेड किस पर बेस्ड है, फैक्ट्री ओवरहेड इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस, तो फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन डायरेक्ट वेजेस इंटू 100। ऐसा करने से हमें पता चल जाएगा क्या परसेंटेज है फैक्ट्री ओवरहेड की। फैक्ट्री ओवरहेड है 1,20,000 और डायरेक्ट वेजेस है 2,00,000। %60। Now next overhead is distribution. Distribution expenses is based on factory cost. जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट में ये 3 वैल्यू आएंगी। 5,60,000 फैक्ट्री कॉस्ट होगा। So distribution expenses upon factory cost into 100. Distribution expenses is 56,000. Factory cost is 5,60,000. 10%. Done. Administration overhead upon factory cost
into 100. Administration overhead is 1,34,400 divided by 5,60,000 into 100. 134,400 divided by 5,60,000, 24%. Next, selling overhead. Selling overhead divided by factory cost into 100. 89,600 divided by 5,60,000 into 100. 16%. Now प्रॉफिट ऑन, क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस पर लेना है, सेम रेट पर। अगर प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का सेम परसेंटेज है तो कॉस्ट पर जो भी रहेगा उसका भी सेम रहेगा, तो आप कॉस्ट पर निकाल लीजिए, ऑटोमेटिकली सेलिंग प्राइस वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। प्रॉफिट अपॉन टोटल कॉस्ट इंटू 100। टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोगों को। इस क्वेश्चन में जैसे ये हमें दिया हुआ है 5,60,000 तो हमारा फैक्ट्री कॉस्ट है ही, इसमें 56,000, 1,34,400 और 89,600 ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 8,40,000। इसके लिए आपको पहले कॉस्ट शीट बनानी चाहिए। प्रॉफिट इज 84,000, सो इट इज 10% ऑन कॉस्ट। हम लोगों ने पहले एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर लिए। अब हम लोग 2016 के लिए वर्क ऑर्डर कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल हमेशा दिया होगा 32,000, डायरेक्ट लेबर 20,000, प्राइम कॉस्ट 52,000, फैक्ट्री ओवरहेड इज 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर, 20,000 इंटू 60%, 12,000. Rate of factory overhead went up by 20% plus 20%, 14,400. Factory cost will be 66,400. Now distribution of expenses. Distribution expenses is 10% of factory cost, so 66,400 into 10%, 6640. Distribution charges went down by 10%, so minus 10%, 664. 6640 minus 664 is 5,976 plus administration expenses. Administration expenses is 24% on factory cost. 66,400 into 24%, 15,936. Administration charges went up by 12.5% plus 12.5%, 1992, so it will be 17,928. Now selling overhead is 16% of factory cost, 66,400 into 16%, 10,624.
selling and administration charges went up by 12.5% plus 12.5%, 1328, 11,952. So total cost will be 1,02,256 plus profit, which is 10% of cost, 10,226. So sales will be 1,12,482. This is the minimum price which we can quote for this work order. बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 27 के पैटर्न पर था। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर ये समझ में आ गया तो कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत अच्छे से आपको समझ में आनी शुरू हो गई है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 32, हमें एक ट्रेडिंग P&L गिवन है जिसके अंदर कोई ऐसा एक्सपेंस नहीं है जो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग से एक्सक्लूड करना है। 800 AC के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है और हमें कैलकुलेशन करनी है 1000 AC के लिए। प्राइस ऑफ मटेरियल विल राइज बाय 25% ऑफ प्रीवियस लेवल। अभी तक किसी भी क्वेश्चन में मटेरियल के प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुए थे, इस क्वेश्चन में चेंजेस हो रहे हैं। वेजेस भी इंक्रीज हो रही है। ये प्राइस की वजह से फ्लक्चुएशन है, आउटपुट की वजह से फ्लक्चुएशन को हम कैसे कंप्यूट करेंगे, पर यूनिट कॉस्ट ले लेंगे इनकी, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल राइज इन प्रोपोर्शन टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। मीन्स मटेरियल वेजेस को ऐड करिए, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मीन्स फैक्ट्री ओवरहेड इज बेस्ड ऑन प्राइम कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन अनचेंज, तो ये पर यूनिट चेंज नहीं होगा, मीन्स वेरिएबल है। अदर एक्सपेंसिव विल रिमेन अनअफेक्टेड बाय राइज इन आउटपुट, मतलब बाकी ये 100% वेरिएबल है और ये 100% फिक्स्ड है। From the above information, prepare a cost statement showing the price at which the air condition would be marked so as to show a 20% on the selling price, assuming administration overhead charge to production. तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें फटाफट से एस्टिमेशन करना है so that हम लोग पता लगा पाएँ 1000 AC की क्या कॉस्ट आएगी। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कितना है, 32,000 डिवाइड बाय 800 करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हमेशा वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट पता लगाओ। दिस इज 40, सो 1000 इंटू 40,000। और मटेरियल के लिए क्या बताया है, मटेरियल के प्राइस राइज हो रहे हैं 25%, पॉइंट नंबर बी में बताया है प्लस 25%, सो ये 50,000 आ जाएगा। डायरेक्ट लेबर इज 48,000 डिवाइड बाय 800 करिए, पर यूनिट कॉस्ट निकालिए। मैंने बताया था आपको, अगेन हर बार बता रहा हूँ कि हम लोगों को हमेशा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता लगाना चाहिए। 1000 इंटू 60,000। और अब वेजेस के प्राइस 12.5% इंक्रीज हो रहे हैं, तो 60,000 को 12.5% 7500 से इंक्रीज कर देते हैं, ये 67,500 आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 1,17,500। हमें बताया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस राइज कर रहे हैं, चेंज होते हैं इन सेम proportion with the combined cost of material and wages. It means it is based on combined cost of material and wages. So manufacturing overhead divided by prime cost into 100. It is not based on direct wages like in earlier question.
So manufacturing overhead is 20,000, prime cost is 80,000, 25%. So we should take manufacturing overhead as 25% of prime cost. 1,17,500 into 25%, 29,375. This is factory cost. 1,46,875. We have done this. Now office salary, rent, selling expense, general expense. We have 4 type of expenses left. यहाँ पर बताया है selling cost per unit will remain same, means 100% variable, बाकी सब 100% fixed है. So office salary, ऑफिस ओवरहेड में ऑफिस सैलरी 100% फिक्स्ड है 24,000, रेंट 4,000, जनरल एक्सपेंसेस 12,000, ऑफिस कॉस्ट आ जाएगी 1,86,875 plus selling expenses per unit will remain same, so cost per unit is 10, so it will be 10 rupees per unit, means 10,000. So total cost is 1,96,875. Total cost is 196,875 and profit percentage is 20% on the selling price. मैंने आपको बताया था सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट है, तो हम लोग कॉस्ट पर कैसे निकाल सकते हैं, आप उसको देख लीजिएगा, वो काम आएगा 196,875 इंटू 20/80, 49,219 and total selling price will be 2,46,094. So this is based on the same pattern जो हम पिछले 2-3 क्वेश्चन से कर रहे हैं. उम्मीद है अब आपको ये थोड़ा सिंपल लगना शुरू हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33. यहाँ पर लैला लिमिटेड है और ये प्रोड्यूस करते हैं यूनिफॉर्म टाइप ऑफ प्रोडक्ट और इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 3,000 यूनिट पर वीक ऑफ 48 आवर्स. हमें 3 वीक के बारे में इंफॉर्मेशन है, अलग अलग वीक में अलग अलग प्रोडक्शन है. 3,000 वीक मैक्सिमम प्रोडक्शन है, लेकिन इन्होंने 1,200, 1,600 और 1,800 अचीव किया है और इस पर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंस दिए. एज्यूमिंग द कंपनी चार्जेस अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड आउट सेलिंग प्राइस पर यूनिट व्हेन द वीकली आउटपुट इज 2,000. यहाँ पर इशू बस ये आएगा कि फैक्ट्री ओवरहेड में कितना वेरिएबल है, कितना फिक्स्ड है, परसेंटेज नहीं दिया और कोई टेंशन नहीं है. हमें पता है मटेरियल 100% वेरिएबल होता है, लेबर 100% वेरिएबल होता है. चेक भी कर सकते हैं. कैसे चेक करें कोई एक्सपेंस 100% वेरिएबल है या नहीं है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो एक्सपेंस 100% वेरिएबल होगा वो पर यूनिट सेम रहेगा हमेशा. कैसे? मटेरियल के बारे में लेते हैं. 9,000 डिवाइड बाय 1,200 शुड बी इक्वल टू 12,000 डिवाइड बाय 1,600 शुड बी इक्वल टू 13,500 अपॉन 1,800. अगर ये सेम है इसका मतलब ये वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल एक्सपेंसेस हमेशा पर यूनिट सेम रहता है. तो मेरे ख्याल से ये हमेशा सेम है.
7.5। तो हमें कोई टेंशन नहीं होगी, जब हम लोग कंप्यूटेशन करेंगे 2000 यूनिट के लिए 7.5 के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। सेम डायरेक्ट लेबर, अगर ये वेरिएबल है तो ये 3600 डिवाइड बाय 12 विच इज़ 3 शुड बी इक्वल टू 4800 अपॉन 1600 एंड 5400 अपॉन 1800। ये भी हमेशा सेम है, 3 रुपीज़ पर यूनिट, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर हम यही काम फैक्ट्री ओवरहेड पर करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। रीज़न, यहाँ पर ये फ्लक्चुएट करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आज हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पहले भी एक बार बता चुका हूँ, दोबारा से हम इसको रिपीट कर रहे हैं। लास्ट चैप्टर थ्योरी के चैप्टर में बताया था इंट्रोडक्शन में कि हम कैसे, हाउ टू सेग्रीगेट वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड आउट ऑफ द टोटल ओवरहेड। तो हमें क्या करना है, फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड में से वेरिएबल अलग करना है, फिक्स्ड अलग करना है। और फिक्स्ड कैसे निकालते हैं मैंने पहले बताया टोटल में, और वेरिएबल कैसे निकालते हैं, पर यूनिट। तो इसे ध्यान से समझिए, ये बहुत जगह यूज होने वाला है कॉस्ट अकाउंटिंग में। क्या चीज, पर यूनिट, वेरिएबल और टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे कंप्यूट करें आउट ऑफ टोटल ओवरहेड गिवन। देखिए ये 31,000 से 33,000 हो गया और 33,000 से 34,000 हो गया। तो ये जो चेंजेस आए हैं इसमें ड्यू टू वेरिएबल आए होंगे, फिक्स्ड की वजह से तो कोई चेंज आएगा नहीं। तो हम लोग पता लगा सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विद हेल्प ऑफ चेंज इन टोटल ओवरहेड कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स और आउटपुट। कैसे, किसी भी दो लेवल पर चेक कर लीजिए, 31,000 माइनस 33,000, इसमें प्लस माइनस इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि चेंज ले रहे हैं हम, और आउटपुट में है 1200 माइनस 1600, सो इट विल बी 2000 डिवाइड बाय 400, दैट इज 5 रुपीज पर यूनिट। किसी और लेवल पर भी चेक करके देखें। चलिए, 33,000 माइनस 34,000 डिवाइड बाय 1600 minus 1800, so it is 1000 divided by 200, 5। तो सेम आ रहा है 5 रुपीज पर यूनिट। टोटल कॉस्ट किसी भी लेवल पर ले लीजिए, 31,000 कितने लेवल पर है, 1200 यूनिट्स पर। तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे आएगा, हमें पता है जब फिक्स्ड प्लस वेरिएबल इज 31,000 एंड वेरिएबल इज 5 रुपीज पर यूनिट, तो 1200 यूनिट्स पर 5 के हिसाब से हो गया। तो फिक्स्ड हो जाएगा 31,000 माइनस 6,000, 25,000। क्या हम ये किसी और लेवल पर भी कर सकते हैं? यस, जैसे मैंने ये बताया ऐसे ये किसी और लेवल पर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बताता हूँ, 1600 यूनिट्स पर 33,000 की टोटल कॉस्ट गिवन है। वेरिएबल 1600 यूनिट्स पर 8,000 हो जाएगा और फिक्स कॉस्ट 25,000। आप 34,000 1800 यूनिट्स पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम आंसर ही आएगा। तो अब हमने बेसिक काम, बेसिक रिक्वायरमेंट सब कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से 2000 यूनिट्स की कॉस्ट कंप्यूट करेंगे। कॉस्ट ऑफ 2000 यूनिट्स, डायरेक्ट मटेरियल 2000 यूनिट्स इनटू per unit cost was 7.5, it means 15,000. Direct labor 2,000 into 3 means 6,000. Prime cost is 21,000. Factory overhead variable will be 2,000 into 5, 10,000. Fixed 25,000. Total 35,000,
total cost is 56,000. Profit is 20% on selling price. 20% on selling price means 20 upon 80 on cost. So 56,000 divided by 4, 14,000, and total sales will be 70,000. So ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमें टोटल वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड गिवन हो तो उसमें से हमें वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड को अलग अलग करने की टेक्निक ये बहुत जगह यूज़ में आएगी। इस चैप्टर के अंदर इतनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में यूज़ आएगी, तो इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पर हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1000 यूनिट्स की बता रखी है। मटेरियल, वेजेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। फॉर मैन्युफैक्चरिंग एवरी 200 एक्स्ट्रा यूनिट्स हमें मटेरियल प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स मटेरियल 100% वेरिएबल है। वेजेस 10% लेस देन द प्रोपोर्शनेटली, जो भी प्रोपोर्शन होगा उसमें से 10% लेस करके ये चेंजेस होंगे। चार्जेबल एक्सपेंसेस 100% फिक्स्ड है। फिक्स्ड ओवरहेड 200 एक्स्ट्रा हो जाएंगे फॉर एवरी 200 यूनिट्स। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड इज 25% लेस देन प्रोपोर्शनली, तो वेरिएबल एक्सपेंसेस 25% कम चेंज होंगे प्रोपोर्शन के कंपैरिजन में। हमें 1600 यूनिट्स के लिए कैलकुलेशन करना है और हमें ये भी बताना है कि कैसे डिफर करेगा फ्लैट रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड बेस्ड ऑन द वेजेस अगर हम चार्ज करें। हमें गिवन है इंफॉर्मेशन 1000 यूनिट्स के लिए और हमें कैलकुलेट करना है 1600 यूनिट्स के लिए, मीन्स 600 एक्स्ट्रा यूनिट्स। 600 एक्स्ट्रा यूनिट के लिए हमें कैलकुलेशन करना है। मटेरियल 100% वेरिएबल है। वेरिएबल के लिए मैंने क्या बोला था, आप लोग हमेशा पर यूनिट कॉस्ट निकाल लीजिए। तो 20,000 डिवाइड बाई 1000, 20 रुपीज़ पर यूनिट, और हमें 1600 यूनिट्स के लिए कॉस्ट कैलकुलेट करना है। कितना हो जाएगा? 32,000। वेजेस के लिए बता रखा है 25,000 ऑलरेडी है। ये 10% लेस देन प्रोपोर्शनेटली, मतलब जो प्रोपोर्शन के हिसाब से चेंज होना चाहिए उसमें से 10% कम चेंज होगा। तो 25,000 तो ऑलरेडी हमारी कॉस्ट है। अगर हम देखेंगे पर यूनिट कॉस्ट क्या है, 25,000 डिवाइड बाई 1000, 25 रुपीज़ पर यूनिट। तो 600 यूनिट के लिए हमारी 25 रुपीज़ के हिसाब से कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 15,000 होनी चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं 10% कम चेंज होगा इसमें, इसका मतलब 13,500 रुपीज़ हमारा आ जाएगा नया चेंज होकर 600 यूनिट्स के लिए। 25,000 यूनिट्स पहले से ही था, तो टोटल कॉस्ट विल बी 38,500। चार्जेबल एक्सपेंसेस नो एक्स्ट्रा कॉस्ट मीन्स 400। So prime cost is 70,900. Next expense is factory overheads. Fixed factory overhead 16,000. 200 extra for every 200 units. 200 extra for every 200 units. So for 600 units, it will be 600 extra. 16,600 variable. Variable is 4,000.
for 1000 hours, 1000 units. So per unit is 4, and for 600 it should be 2400, but it is 25% less proportion से 25% कम चेंज होगा, इसका मतलब 600 रुपये कम चेंज होगा, तो इट विल बी 5800 and total cost will be 93,300. अगर हम कंपेयर करें क्वेश्चन नंबर 34 में जो हमारी टोटल कॉस्ट आई थी 1000 यूनिट्स की, वो थी 65,400. एडिशनल 600 यूनिट्स की कॉस्ट हमारी आ गई 27,900, क्योंकि टोटल कॉस्ट है 93,300. इस क्वेश्चन में एक बात और पूछी गई है, शो बाय हाउ मच इट वुड डिफर इफ ए फ्लैट रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड बेस्ड ऑन वेजेस वर चार्ज्ड. अगर हम ऐसे ना करें कि हम वेजेस को, फैक्ट्री ओवरहेड को, फिक्स्ड को 200 एक्स्ट्रा ले रहे हैं और वेरिएबल ओवरहेड को 25% लेस देन प्रोपोर्शनेट ले रहे हैं, और हम सीधा फैक्ट्री ओवरहेड को डायरेक्ट वेजेस पर बेस ले लें, तो कितना डिफरेंस आएगा कॉस्ट में. अभी जो हमारी कॉस्ट आ रही है एट प्रेजेंट, हमारी फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स को मिलाकर हमारी जो कॉस्ट है ये है 20,000 और वेजेस है 25,000. अगर हम इस पर परसेंटेज लें फैक्ट्री ओवरहेड बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस, तो ये हो जाएगी 20,000 डिवाइड बाय 25,000 इंटू 100 मीन्स 80%. तो फिर हम अलग अलग कैलकुलेट करने की बजाय फ्लैट हम सीधा वेजेस का 80% निकाल देंगे, तो इसकी जगह ये हो जाता 38,500 जो करंट वेजेस है इसका 80%, 38,500 का 80%, 30,800. तो अगर हम यहाँ 30,800 लेते तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाती 1,01,700 in place of 93,300. सो हमारी कॉस्ट 8,400 एक्स्ट्रा आती. तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कितना रेट का फर्क, कितना अमाउंट का फर्क आता, डिफरेंस आता, तो 8,400 रुपीज़ का डिफरेंस आता अगर हम सीधा फैक्ट्री ओवरहेड को डायरेक्ट वेजेस पर बेस्ड लेते. नाउ क्वेश्चन नंबर 35. ये मोबाइल बनाते हैं, एक मोबाइल को 2000 में सेल करते हैं. मटेरियल, लेबर, ओवरहेड 20% कॉस्ट का है. इट मीन्स अगर 100 रुपीज़ की कॉस्ट है तो 60 रुपीज़ मटीरियल, 20 रुपीज़ लेबर और 20 रुपीज़ ही ओवरहेड है. इन द सब्सिक्वेंट ईयर, नेक्स्ट ईयर में डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट 15% इंक्रीज हो गई, लेबर की 17.5% इंक्रीज हो गई, और इस इंक्रीज की वजह से हमारा प्रॉफिट 50% डिक्रीज हो गया, क्योंकि हम सेलिंग प्राइस नहीं इंक्रीज कर पाए. कई बार होता है हम सेलिंग प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, सेलिंग प्राइस इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा. तो लिखा प्रॉफिट 50% डिक्रीज हो गया. Compute the new selling price to enable the company to maintain the same percentage of profit as to earned during the preceding year. ये कह रहे हैं जितना प्रॉफिट इन्होंने लास्ट ईयर कंप्यूट किया था, प्रॉफिट परसेंटेज अर्न किया था, अगर वही सेम परसेंटेज अर्न करना है तो नया सेलिंग प्राइस क्या होगा. इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट जहाँ पर हम लोगों को बता रखा है कि पुराना सेलिंग प्राइस ही मेंटेन रहेगा तो प्रॉफिट 50% रिड्यूस हो जाएगा, और फिर नया पार्ट है कि हम नया सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करें. सबसे पहले पुरानी इंफॉर्मेशन टोटल कॉस्ट पर बेस्ड है, लेबर, मटेरियल और ओवरहेड कॉस्ट, और कॉस्ट गिवन नहीं है. लेट द टोटल कॉस्ट बी ₹X. सो डायरेक्ट मटेरियल विल बी 60% ऑफ X
direct labor will be 20% of X, direct expenses, overhead will be 20% of X, so total cost is X rupees. Now profit and sales is 2000, so profit is 2000 minus X. ये एग्जिस्टिंग सिचुएशन है. अब न्यू सिचुएशन में क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल इंक्रीज हो जाएगा 15% से, (0.69x). लेबर 17.5%, (0.235x). ओवरहेड के लिए कुछ भी नहीं बताया है, तो हम एज्यूम करते हैं ओवरहेड विल रिमेन सेम, सो टोटल कॉस्ट विल बी 1.125x, selling price is same 2000 and profit will be 50% of earlier profit. क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो जाएगा 50% से. ये सिचुएशन है हमारे पास. सो 2000 minus 1.125x, current profit is 50% of last year profit. So यहाँ से हम लोग x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. 2000 minus 1.125x is equal to 1000 minus 0.5x. 1.125x minus 0.5x is equal to 2000 minus 1000. 0.625x is equal to 1000 and x equal to 1000 divided by 0.625, 1600. So total cost is 1600. Now new selling price to find out the same profit percentage on cost. Earlier हमारी अब क्या आ गई, डायरेक्ट मटेरियल 1600 into 0.6, 960. Direct labor 1600 into 0.2, 320. Overhead 1600 into 0.2, 320. Total cost 1600. Profit 400 because selling price is 2000. Profit percentage on cost is 400 divided by 1600 is 25%. So now in new situation, direct material is 0.69 into 1600, 1104. Direct labor is 0.235 into 1600, 376. Overhead is same 320. Now total cost is 1800 and we want to get the same profit, means 25% on cost, 450. So new selling price will be 2250. क्वेश्चन नंबर 36, मामा लिमिटेड. मामा की याद आ जाएगी आपको इससे. देखिए इसमें हमें बता रखा है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, जैसे पिछले क्वेश्चंस में भी बोला था. फ़र्क ये है, पिछले क्वेश्चन जब हम कर रहे थे वहाँ पर हमें कॉस्ट परसेंटेज, ये जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट था ये परसेंटेज ऑन टोटल कॉस्ट गिवन था, जहाँ पर हमने कॉस्ट एक्स एज्यूम कर रहा था. मटेरियल वाज 60%. यहाँ पर ये सेल के ऊपर बेस्ड है.
तो यहाँ पर हमें सेल्स को एज्यूम करना पड़ेगा। और इंक्रीज हो रहा है इनमें, फ्यूल 50% इंक्रीज हो रहा है, मटेरियल 30, वेजेस 25 और रेंट 20%। ही कंसल्ट यू एज टू व्हाट परसेंटेज ही मस्ट ऐड टू द सेलिंग प्राइस in order to obtain the same percentage of profit as before. Verify your answer with assumed figure. तो यहाँ पर हमसे ये बोला जा रहा है कि आप एज्यूम करिए और पता लगाइए कि जो आंसर पहले आप निकाल रहे हैं वो ठीक है या नहीं। सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल की बात करें तो जो डायरेक्ट मटेरियल है वो 30% है अगर सेल 100 है तो, वेजेस 20, रेंट 5, फ्यूल 10, जनरल एक्सपेंसेस 15, टोटल 50, 60, 70, 80. Total cost is 80. It means profit is 20 if selling price is 100. अब हमसे बोला जा रहा है कि आपको इंक्रीज हो रहा है फ्यूल में 50%, इट मीन्स फ्यूल 15 हो जाएगा, मटेरियल 30%, 39 हो जाएगा, वेजेस 25%, इट मीन्स ये 25 हो जाएगा, रेंट 20%, 6 हो जाएगा। जनरल चार्जेस के लिए कुछ भी नहीं बताया तो मान लेते हैं वो सेम है 15। सो टोटल कॉस्ट विल बी 39 प्लस 25 प्लस 6 प्लस 15 प्लस 15 100। सो as to what percentage he must add to the selling price in order to obtain the same percentage of profit. Earlier profit was 20/80 into 100 on cost. मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट को सेम रखना है तो कॉस्ट पर भी वो सेम रखिए, सेम ही आंसर आएगा। इट मीन्स 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट था तो अभी भी वही रखना है, 25% ऑन कॉस्ट। तो न्यू सेलिंग प्राइस विल बी 125. It means in order to maintain the same percentage of profit, you have to increase selling price by 25%. तो सेलिंग प्राइस को 25% इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर हम इसमें 10,000 रुपीज़ की कॉस्ट अर्लियर सेलिंग प्राइस लेंगे तो 12,500 का न्यू सेलिंग प्राइस आ जाएगा।